नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय की क्लास 1 हमने कर ली थी। क्लास 1 जब हम देख रहे थे तो लास्ट में लाइट चली गई थी, तो हमने जहाँ छोड़ा था उससे जस्ट हम आगे करते हैं। ये क्लास मैंने रिकॉर्ड करी थी, लगभग 2 आवर्स के आसपास की जो क्लास थी। थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम की वजह से जो है इसको वापस क्या करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाकी अपना पैटर्न क्या रहता है पढ़ने का वो हमें पता ही है, विदाउट पीपीटी। लेकिन ये सारे के सारे मेरे लिखे हुए हैं उस टाइम के, पिछली क्लास के, देखो समझाते टाइम के। 2 घंटे के आसपास की थी, अब देखो 8:15 हो रहे हैं। तो अब कितना पीपीटी से कितना टाइम लगता है, एक तरीके से पीपीटी हो गई है ना। इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो सकती है क्लास, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छे से करने की, है ना। देखो वेतन भत्ते, किसके वेतन भत्ते? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है। कौन से अनुच्छेद में है? 125 में। कौन से अनुच्छेद में? 125 में। जो वेतन भत्ते होते हैं, अब देखो संसद लिखा हुआ है यार, क्या सोचवाऊं मैं, हाँ। तो जो संसद है, वेतन भत्ते जो है किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, ठीक है। अब जो भी वेतन भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में होते हैं? अनुसूची 2 में। कौन से अनुसूची में होते हैं? अनुसूची 2 में जो है होते, मतलब वैसे डिसाइड रहते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है, मतलब कि पहले ये फेडरल कोर्ट के रूप में था। पहले ये किसके रूप में था? फेडरल कोर्ट के रूप में था। 28 जनवरी 1950 से ये किसके रूप में आया? सुप्रीम कोर्ट के रूप में। और हमको पता है कि हमारे देश की संसद चुनाव कब हुए थे प्रथम बार? 1952 में, है ना। तो उससे पहले हमारा देश तो 47 में स्वतंत्र हो गया। तो 47 से 52 तक जो है कानून वानून बनाने का काम कौन कर रहा था? विधि विधि का। ये तो है नहीं कि देश में बिना विधि के ही सब कुछ चलता रहे। तो उस टाइम विधि बनाने का काम हमारी संविधान सभा ही कर रही थी। संविधान सभा एक तरीके से संसद का काम कर रही थी, ठीक है। तो ये बोला है कि भाई 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट शुरू, मतलब के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो तब तक, जब तक कि संसद वेतन भत्ते निर्धारित नहीं करे, तब तक जो है कौन से अनुसूची के अनुसार? दूसरी अनुसूची में जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं उस हिसाब से वेतन भत्ते इन्हें दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस वगैरह को। अगला प्रश्न यहां हम चल रहे थे कि जो वित्तीय आपातकाल होता है, कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। क्या उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह और उनके जो है वेतन भत्तों को जो है कटौती की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? तो ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस वगैरह होते हैं उनके वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद कौन से लगता है? अनुच्छेद 360 से, उसमें कटौती की जा सकती है, कथनों में दे सकता है। तो क्या क्या कथनों में दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सीधा सीधा पूछ ले, 28 जनवरी 1950। संचित निधि पर भारित थे, सॉरी, दूसरी अनुसूची पर डिसाइड थे। दूसरी अनुसूची में क्या आता है? वेतन भत्ते आते हैं। तीसरी में क्या आता है? शपथ आती है। चौथी में क्या आता है? बताओ मेरे को चौथी। अब तो इतनी पॉलिटी अंतिम क्लासेस में हम चल रहे हैं। राज्यसभा का जो सीटें वगैरह हो जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होती है। कौन सी अनुसूची बोलती है? अनुसूची 4 बोलती है। पिछले किसी लेक्चरर के एग्जाम में इसको पूछ रखा है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची निर्धारित कौन करेगा? संसद करेगी। किस पर भारित है? मैंने पहले कहा जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, 3 गुल्लक बताए थे, संचित निधि वाला, ठीक है, लोक लेखा। अब ये चीजें सब समझ में आई हुई रहनी चाहिए। एक आकस्मिकता निधि बताई थी। तीनों निधियां, आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी है, मतलब कि संवैधानिक, जैसे केग हुआ, ये हुआ, चुनाव आयोग हुआ, राष्ट्रपति हुआ, इन सब का जो है संचित निधि पर भारित होता है। मतलब कि किस पे भारित होता है? वेतन भत्ता संचित निधि पर। मतलब संचित निधि से इनको पे किया जाता है। किससे पे किया जाता है? संचित निधि से इनको पे किया जाता है। अब देखो कार्यकाल, क्या कार्यकाल? तो कार्यकाल में क्या है? सबसे पहले ही पहले कि भाई क्या इनकी हमने डिसाइड पहले ही पढ़ रखा है, न्यूनतम आयु कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित कर रखी है या नहीं कर रखी है? तो न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। न्यूनतम नहीं है, अधिकतम बताओ, अधिकतम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर, अधिकतम तो होगी नहीं तो पता नहीं कितने साल तक रहेंगे। तो 2 बातें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस वगैरह होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी तो अधिकतम आयु होती है, मतलब 65 साल तक रह सकते हैं वो।
कितने साल तक? 65 साल। ध्यान रख लेना, चुनाव आयोग भी की भी जो अधिकतम आयु कितनी है? 65 है। चुनाव वाले की भी कितनी है? 65 है। मानवाधिकार की 70 है। मानवाधिकार की कितनी है? 70 है। चुनाव आयोग की कितनी है? 65 है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, अपन बोर्ड्स में देखेंगे। हाई कोर्ट के संदर्भ में ये बातें अलग है। जो हाई कोर्ट है, कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है 62, मतलब हाई कोर्ट के जस्टिस वस्टिस होते हैं, उनके कितने साल? 62 साल उम्र, मतलब 62 वर्ष तक रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले का कब तक रहते हैं? 65 तक। और हाई कोर्ट वाले कहां तक? 62 वर्ष तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उनका कार्यकाल हो गया। कथनों में दे सकता है क्या निर्धारित आयु, न्यूनतम आयु निर्धारित है कि नहीं है? ठीक है, आगे देखो 124(7) ये अनुच्छेद। अनुच्छेद नहीं याद करो बोले ही तो कोई नहीं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है या चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के कौन? जस्टिस या चीफ जस्टिस, क्या मतलब कि वकालत कर सकते हैं? क्या रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर सेवानिवृत्ति, क्या वो वकालत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। वकील बन जाएंगे तो फिर तो इट मींस तो ये है कि उन्होंने जब मतलब जज होंगे तो कोई पक्षपातपूर्ण डिसीजन भी दे सकते हैं। अगर इनको इन फ्यूचर का उनको पता रहे अपन को तो वकील बनना है, तो उनकी वकालत पर प्रतिबंध है सेवानिवृत्ति के बाद। देख लो, वकालत पर क्या है? प्रतिबंध है, कथनों में दे सकता है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि इनका संचित निधि पर भारित है, इनकी न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है, जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से ही कोई ज्यादा उनका लेना देना नहीं है। कार्यपालिका ने इंटरफियर करने की कोशिश की थी एनजेक में। किसमें? एनजेक में, 99वें संविधान संशोधन में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या कर दिया? चौथे जो जजेज केस है उसमें क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये चीजें जो है पिछली क्लासेज में हमने डिस्कस की है। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात एससी के जो जस्टिस है और चीफ जस्टिस है, उनके वकालत पर क्या है? प्रतिबंध है। कथन याद रख लेना। ठीक है, अब आगे देखो, इसको तो मेरे को समझाना ही पड़ेगा। इस क्या पढ़ के सुनो। न्यायाधीशों को जो है क्या हटाने की प्रक्रिया। किसको हटाने की प्रक्रिया? न्यायाधीशों। लिखा हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कि भाई न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है। न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है। तो देखो, दो अनुच्छेद है, दो अनुच्छेद याद करने हमको। 124(4), वाइट हो जाए भाई, न्यायाधीशों को हटाना 124(4) और 124(5), ये दो अनुच्छेद जो है किससे रिलेटेड है? न्यायाधीशों को क्या करने से? हटाने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हटाने से। अब 124(4) है, उसमें देखो क्या है, इसमें आधार दिए हुए हैं। कोई भी न्यायाधीश को हटाएंगे तो बिना ऐसे तो हटा नहीं सकते, कोई ना कोई उसका क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, तो दो आधार है 124(4) में। किसमें है? 124(4) में। देखो क्या है, एक तो है सिद्ध कदाचार, यानी कदाचार यानी बुरा आचार। कदाचार किसको बोलते हैं? बुरा आचार को। तो सिद्ध साबित हो जावे, क्या हो जावे? साबित हो जावे कदाचार। और क्या? असमर्थता, कि वो जिस भी पोस्ट पर है उसको असमर्थता, मतलब उस पद के हिसाब से जो है कार्य करने में क्या है? असमर्थ है। ये आधार दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं? 124(4) में। किसमें दिए हुए? 124(4) में दिए हुए। 124(5) कहता है, 124 क्या 5 कहता है कि न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रोसेस है वो कौन निर्धारित करेगी? संसद। मूल संविधान में ध्यान रख लेना, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों को किस तरीके से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। बस ये लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी। किसमें लिखा हुआ है? 124(5) में। क्या संसद विधि बनाएगी कि नहीं बनाएगी? कि सर विधि तो बनाएगी। तो संसद ने बनाई विधि। क्या बनाई? विधि। और नाम क्या था? न्यायाधीश। उस विधि का कुछ ना कुछ नाम होगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम। क्या नाम था? न्यायाधीश जांच अधिनियम। कब का है न्यायाधीश जांच अधिनियम? 1968 का। कब का है? 1968 में जो है जाकर के इसने विधि बनाई है संसद ने, 1968 में। क्यों?
क्योंकि 124(5) में लिखा हुआ है कि संसद क्या बनाएगी, विधि बनाएगी। कौन विधि बनाएगी, संसद। 124(4) में क्या है, सिद्ध कदाचार है और क्या है, असमर्थता। ये दो आधार है, इन दो आधारों पर ही हटाया जा सकता है। कूट बना करके दे देगा और कुछ दो चार और दे देंगे, संविधान का अतिक्रमण और इस तरीके से, और हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन कौन से हैं। साफ लिखा हुआ है साबित कदाचार हो जाए, ऐसे नहीं बुरा आचार हो गया, साबित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, साबित होना चाहिए। वो उस पोस्ट पे काम करने के इस तरीके की प्रूफ होना चाहिए कि वो असमर्थ है। ठीक है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया और एक नियम भी बनाए। नियमों के नाम थे न्यायाधीश जांच नियम 1969। न्यायाधीश जांच नियम कब का है भैया, 1969 का। ठीक है, अब देखो, अब ये चीजें हो गई, ये चीजें क्या हो गई, हो गई। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो उनको हटाया जाएगा, किनको, न्यायाधीशों को, तो कैसे हटाया जा सकता है? आप खुद बताओ मेरे को कि न्यायाधीशों को अगर हटाना है, किनको हटाना है, न्यायाधीशों को, तो कौन से सदन में मैं प्रस्ताव लेके आऊं, लोकसभा में लाऊं कि राज्यसभा में लाऊं? आपके सामने मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया, पीपीटी सामने रहे तो ये प्रश्न में खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि यार लिखा हुआ पड़ा है वहां पे, अब भी हम देखेंगे। तो लोकसभा में लाऊं प्रस्ताव या राज्यसभा में लाऊं, आप खुद बताओ मेरे को कि सर धन विधेयक है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, 14 दिन में जो है नहीं है, तो चलो साहब वापस वो तो पारित माना जाएगा। ऐसा होगा क्या? इसमें दोनों सेम पावर में है, लोकसभा और कौन है, राज्यसभा। तो कौन से में लेके आऊं बताओ? सर आपकी मर्जी पड़े, जिसमें बिल मतलब ले आओ। मैं तो क्या लाऊंगा भाई, सांसद लाएंगे। क्या एक आधा सांसद ला सकता है क्या? एक दो सांसद इस तरीके का प्रस्ताव ले आए, यार न्यायाधीश को हटा रहे, किसको हटा रहे, न्यायाधीश को। एक आधे लाएंगे तो ऐसे रोज संसद की कार्यवाही क्या होगी, मतलब बाधित होगी। तो ऐसे छोटा मोटा ऐसे नहीं आता है। लोकसभा के तो कितने सदस्य है, 100 सदस्य, कम से कम 100 तो होने ही चाहिए। और राज्यसभा में कितने, 50 सदस्य। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया है तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए प्रस्ताव, राज्यसभा में लाया है तो कितने, 50। बताओ इस राज्यसभा में 100 क्यों नहीं है, 50 क्यों है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है, लोकसभा से कम होती है। अरे याद करो, संयुक्त बैठक जिसमें कौन पावरफुल होता है, उसमें लोकसभा पावरफुल होती है। अनुच्छेद 108 से जो है संयुक्त बैठक की जाती है, क्योंकि लोकसभा में जो है क्या है, सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा, 543 है यार, इधर कितनी है, 245। तो ये चीजें है ना। तो लोकसभा में कितने प्रस्ताव लाने चाहिए, 100 सदस्य। अब लोकसभा में प्रस्ताव लाया ना, तो ये प्रस्ताव जाता है किसके पास, बताओ आप खुद बताओ, किसके पास जाना चाहिए ये प्रस्ताव? कितना लिखना पड़ता है वापस, सब लिखा हुआ है, दिख ही नहीं रहा होगा। अगर मैं लोकसभा में प्रस्ताव लाया तो किसके पास जाएगा, किसकी सहमति होनी चाहिए? बताओ मेरे को, लोकसभा का बॉस कौन है, कि लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का कि राज्यसभा स्पीकर? प्रस्ताव लाने से कुछ काम नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा ये प्रस्ताव। पीठासीन अधिकारी के पास देखो कितनी पावरफुल पावर है उसके पास। पीठासीन अधिकारी, कौन से अधिकारी, पीठासीन अधिकारी चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। कौन से प्रस्ताव को, जो न्यायाधीश को हटाने के लिए लाया गया है। 124(4) सिद्ध कदाचार असमर्थता, 124(5) संसद विधि बनाएगी हटाने की। क्या संसद ने विधि बना दी क्या? हाँ बना दी सर, 1968। कब बना दी, 1968 में। तो जो ये पीठासीन अधिकारी है, कौन है, पीठासीन अधिकारी ओम बिड़ला जी के पास गया, मान लो, चाहे तो स्वीकृत कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में गया तो लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा, राज्यसभा में गया तो राज्यसभा स्पीकर। अगर इसने अस्वीकृत कर दिया, मान लो किसने, पीठासीन अधिकारी ने, प्रस्ताव वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर स्वीकृत कर दिया तो आगे बढ़ेगा, स्वीकृत कर दिया तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मान लो स्वीकृत कर दिया, सोचो कि पीठासीन अधिकारी ने, मान लो लोकसभा में था तो लोकसभा स्पीकर ने, लोकसभा में था तो लोकसभा स्वीकृत करने का, यार हाँ ठीक है मामला, तो ये प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया।
या राज्यसभा में था तो किसने, राज्यसभा के स्पीकर ने उसको स्वीकृत कर दिया। तो जैसे ही स्वीकृत किया, जैसे ही क्या किया, स्वीकृत किया, अब ये प्रस्ताव आप खुद सोचो किसके पास जाना चाहिए, संसद में क्या इस पे, किसमें, संसद में वोटिंग हो जानी चाहिए क्या। आपसे मैं पूछूं कि भाई लोकसभा स्पीकर ने कह दिया ठीक है ये प्रस्ताव, अस्वीकृत कर दिया तो वहीं समाप्त। ऐसा हुआ है फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट में दीपक मिश्रा जो सीजेआई थे, दीपक मिश्रा ही थे, हाँ। तो उनके टाइम जो है विपक्ष लेके आया था राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में, लोकसभा में लाया नहीं क्योंकि लोकसभा में 100 सीट्स चाहिए होती। तो उस टाइम पीठासीन अधिकारी थे वेंकैया नायडू, तो उन्होंने क्या कर दिया उस प्रस्ताव को, मतलब अस्वीकृत कर दिया, आगे जाएगा ही नहीं। स्वीकृत करा है तो वोटिंग नहीं होगी, ध्यान रख लेना, फिर वो जाएगा एक जांच समिति के पास। किसके पास जाएगा वो, एक जांच समिति के पास जाएगा। तो देखो कहां पे थे अपन, अब जो है एक किसके पास गया, जांच समिति के पास। ये जांच समिति कितने सदस्यीय होती है, 3 सदस्यीय। कितने सदस्यीय, 3 सदस्य। अब आप खुद सोचो, यहां से जो है देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, कहां चला जाता है, यहां से क्या आ रखा है, क्वेश्चन आ रखा है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है घबरा गए, कॉमन सेंस थोड़ा डेवलप होता है तो इतना दिक्कत होती नहीं। क्यों, हटा किसको रहे हैं बताओ मेरे को, न्यायाधीश। किसको हटा रहे हैं, न्यायाधीश को। न्यायाधीश को हटा रहे हैं तो एक जांच समिति बनाई है स्वीकृत करते ही। कितने सदस्य है जांच समिति, 3 सदस्य। कितने सदस्य, 3 सदस्य। अब इस जांच समिति में देखो कौन कौन रहता है, या तो सीजेआई या एससी का कोई जज, एक तो ये रहेगा। सेकंड, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ध्यान रख लेना चीफ जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस नहीं होना चाहिए। और एक रहेगा कोई ना कोई क्या, विधि वेत्ता। कौन रहेगा, विधि वेत्ता। ये 3 सदस्यीय समिति उसकी जांच करेगी। अब यहां उसने फंसाया, तो यार एक चीज सोचो आप, मान लो सीजेआई के विरुद्ध ही जो है प्रस्ताव है, सीजेआई को ही हटाना चाह रहे हैं, तो क्या सीजेआई होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, सीजेआई हो ही नहीं सकता जब सीजेआई को खुद को ही हटा रहे हैं। तो सीजेआई नहीं होगा तो सीजेआई की जगह कोई उसका समकक्ष, या उसका कोई समकक्ष का मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदमी बिठाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो गया, कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कोई एक हाई कोर्ट ले लो, और उस हाई कोर्ट का क्या, चीफ जस्टिस ये रहेगा, और एक कौन रहेगा, कोई विधि वेत्ता। ये जांच समिति नाम से पता चल रहा है क्या करेगी, जांच करेगी। क्या करेगी, जांच करेगी। इसने जो है वेरीफाई कर दिया, हाँ यार कुछ मैटर तो है, साबित सिद्ध कदाचार हुआ है कुछ, या असमर्थता का, तब प्रस्ताव आगे जाएगा। तब प्रस्ताव क्या होगा, आगे जाएगा। आगे कैसे जाएगा बताओ मेरे को, आगे जाएगा देखो, अब जाएगा उस सदन में जहां से वो शुरू हुआ है, उस सदन में जाएगा। जैसे लोकसभा में शुरू हुआ, कहां पे शुरू हुआ है, लोकसभा में। तो लोकसभा में शुरू हुआ तो अब सदन में क्या होगा, मतदान। देखो सेकंड स्टेप में मतदान मत करा देना कि ओम बिड़ला जी ने या लोकसभा स्पीकर ने जो है स्वीकृति दे ये मतदान करा दिया। एक त्रिस्तरीय प्रोसेस है ये। पहले पहले चाहे तो ये स्पीकर साहब जो उसको क्या कर देवे, अस्वीकृत कर देवे। स्पीकर साहब ने स्वीकृत किया तो उसके बाद जो है क्या होगी, जांच समिति बनेगी। जांच समिति के बाद में मतदान होगा। देखो न्यायाधीश को हटाना सुप्रीम कोर्ट के या और भी हाई कोर्ट के को भी इसी तरीके से हटाते हैं, अपन अभी देखेंगे और चीजें। तो ये कितना ज्यादा मतलब टिपिकल है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपन ने पढ़ा था कि कुल जो सदन की स्ट्रेंथ है ना उसका 2/3, कोई उपस्थित मतदान देने वाले रहने वाले नहीं, कुल सदन की 2/3। राष्ट्रपति को हटाना टफेस्ट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा टफ किसी को हटाना है तो राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह है इनको हटाना भी बहुत टेढ़ा है। विशेष बहुमत से जो है उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अभी हम देखेंगे। तो जैसे लोकसभा में प्रस्ताव आया है, कहां पे प्रस्ताव आया है,
लोकसभा में। अब लोकसभा में क्या होगा भाई, जहां समिति ने वेरीफाई कर दिया हाँ मैटर है, तो अब लोकसभा में मतदान होगा। लोकसभा में क्या होगा, मतदान। मतदान में क्या होता है भाई, बहुमत चाहिए होता है। कौन सा बहुमत चाहिए, सब कामों के लिए उस काम के हिसाब से। हम संविधान की जब विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा, हमारा देश, हमारे देश का संविधान न तो लचीला है न कठोर है। अब कई बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर वो जो पोस्ट में यूट्यूब कम्युनिटी में डाला उसमें आपने ये क्या लिख दिया, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। तो अंशतः का मतलब थोड़ा तो लचीला है और थोड़ा क्या है, कठोर है, मिश्रण है दोनों का, लचीले का और किसका, कठोर का। कुछ संविधान के प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको चेंज करना बहुत ज्यादा टफ है, मतलब उनका बहुमत जो मतदान वाला है वो अलग टाइप का है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, जैसे राज्यों की सीमा वीमा मतलब परिवर्तित करनी है तो साधारण बहुमत चाहिए होता है 50%, ठीक है। तो इसको जो हटाने के लिए मतदान है तो कोई ना कोई बहुमत चाहिए होगा। वो बहुमत कौन सा है, विशेष बहुमत। वो कौन सा बहुमत है, विशेष बहुमत से। अब ये विशेष बहुमत क्या बल्ला होती है, तो विशेष बहुमत मैंने अच्छे से समझा रखा है। जो भी सदन की स्ट्रेंथ होती है, दो बातें आती है इसमें, सदन की स्ट्रेंथ का 50%, सदन की स्ट्रेंथ का कितना 50%, प्लस ये भी, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो आगे बात ही नहीं बैठेगी। दूसरी बात क्या है, उपस्थित व मत देने वालों का, उपस्थित व मत देने वालों का कितना 2/3, कितना 2/3। इसके लिए एक विशेष टर्म यूज की जाती है कि इसको बोला जाता है विशेष बहुमत। सीधा सीधा पूछ लेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह को कौन से बहुमत से हटाया जाता है, विशेष बहुमत, या ये भी पूछ सकता है। अब 50% का क्या मतलब है बताओ, देखो मैं बताऊं 50% का, जैसे लोकसभा में बिल है, किसमें है, लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा में मान लो 20 आदमी बैठे थे, वैसे तो गणपूर्ति 10% चाहिए, 55 तो बैठे रहने चाहिए। मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि चलो अपन 20 क्यों ले, अपन 60 ले लेते हैं। 60 बैठे लोकसभा में, कितने आदमी बैठे, 60। इन 60 ने जो है कहा, मतलब इन, अब इसका कितने तिहाई बहुमत चाहिए होता है कि सर ये बात अगर नहीं कहे तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, तो उपस्थित थे 60, उनका 2/3, 3 दूनी 6, ये यानी 40 वोट चाहिए। कितने वोट चाहिए, 40। क्या 543 स्ट्रेंथ में से केवल 40 लोग वोट देवे, कितने लोग वोट देवे, 40 लोग, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सके, ये पॉसिबल है क्या, लगता है क्या कि यार 40 लोग 543 में से देवे, दूसरे सारे कोई अनुपस्थित है, कोई कुछ है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जो भी सदन है ना उसकी 50% तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 50% का मतलब जैसे सदन की संख्या 543 है तो उसका 50% कितना होता है, 272। कितना, 272 तो होने ही चाहिए। अब 272 से जितने ज्यादा होंगे उनका कितना लिया जाएगा, 2/3 लिया जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीख जाओ। ये 50% ऐसे ही नहीं लिख देते हैं कि सदन का बहुमत मतलब जो संख्या है उसका बहुमत, और उपस्थित और मत देने, देखो ये इसको अगर छुपा लू ना मैं, तो उपस्थित मत देने वालों का बहुमत होता है और उपस्थित मत देने वाले में तो फिर पूरा कबाड़ा हो जाता है। ये ऐसे तथा तथा करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तथा तथा करके, बहुत ज्यादा फिर दिक्कत होने लग जाती है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, शुरू में भी समझाई है, फिर समझा रहा हूं। तो ये है विशेष बहुमत। कैसा बहुमत है, विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत से मान लो प्रस्ताव पारित हो गया, कहां पे, लोकसभा में। कहां पे पारित हो गया, लोकसभा में। लोकसभा में जैसे पारित हुआ तो बताओ अब कब कहां जाएगा, अब अगले सदन में जाएगा, राज्यसभा में। कहां पे जाएगा, राज्यसभा में। क्या अब राज्यसभा स्पीकर की उसकी सहमति की जरूरत है क्या, सर वो तो मैटर क्लोज है। क्या जांच समिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे सीधा मतदान होगा, सीधा क्या होगा, मतदान होगा। ये दूसरे सदन की बात बोल रहा हूं। अगर राज्यसभा में शुरू होता तो ये की यही बातें लोकसभा में हो जाती कि लोकसभा में फिर न तो स्पीकर की स्वीकृति चाहिए होती, न जो है जांच समिति बनती। जांच समिति तो बना देना यार, बार बार कहां जांच समितियां बनाते रहेंगे। अब फिर अगले सदन में क्या होगा, मतदान होगा। इस मतदान में आप बताओ मेरे को किस तरीके का बहुमत चाहिए होता है, साधारण बहुमत क्या, नहीं सर लोकसभा राज्यसभा इस तरह में बराबर है,
तो कौन से बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से। कौन से विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित होगा। और अगर पारित हो गया यहाँ पे राज्यसभा में भी, तो राष्ट्रपति के आदेश से कौन हटाएगा न्यायाधीश को? राष्ट्रपति जी हटाएंगे। कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति के आदेश से जो है पदच्युत हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो पारित नहीं हुआ, लोकसभा में पारित हो रखा है, तो फिर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, लोकसभा से भी होना चाहिए और राज्यसभा से भी होना चाहिए। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस तरीके से पद से नहीं हटाया गया। एक दो बार प्रस्ताव लाए थे रामास्वामी के टाइम में, है ना, तो कांग्रेस ने लोकसभा में बायकॉट कर दिया था उसका। तो इस तरीके का कोई मैटर है, वो फैक्ट है, फैक्ट यू शुड आपको देख लेने चाहिए ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपके जांच समिति, मुझे उम्मीद है कि पूरी पूरी क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। देखो यार कहाँ गया, आ जा रहे भाई। ये प्रश्न भाई, संसद में कहा, लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं पे भी ला सकते हैं, दोनों में से किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है। लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्य चाहिए, 50 सदस्य चाहिए, ठीक है। पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। पीठासीन अधिकारी के बाद कहां जाएगा बताओ? उसने स्वीकृत कर दिया तो जांच समिति के पास। जांच समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। ये तीनों सदस्य मैंने बता रखे हैं, यहाँ पे ध्यान रख लेना, सीजे है, जस्टिस नहीं है, फिर घूम जाओगे यहाँ, ठीक है। इसने जो है जांच समिति ने साबित कदाचार या असमर्थता बता दी मान लो, तो अब क्या होगा? उस प्रस्ताव पे मतदान होगा। कौन सा मतदान चाहिए? बहुमत कौन सा चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए, सदन का बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाला को, ये मैंने समझाई दिया। आगे देखो, लोकसभा में पारित, मान लो राज्यसभा, लोकसभा में पारित हो गया विशेष बहुमत से, अगर लोकसभा में हुआ तो अब कहां जाएगा? राज्यसभा में। किससे पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। पारित हो गया तो राष्ट्रपति जी उस पे साइन करेंगे। हटाया कौन? ऐसे मत लिख देना संसद के द्वारा हटाया जाता है, किसके आदेश से? राष्ट्रपति जी हटाते हैं। संसद में तो प्रोसेस चलती है, क्योंकि 124(5) में लिखा हुआ है ऐसा। किसमें लिखा हुआ है? 124(5) में लिखा हुआ है। अब देखो, केवल जो है इनको ही नहीं हटाया जाता, केवल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस चुनाव आयोग, कौन सा आयोग? चुनाव आयोग, हम पढ़ेंगे अलग से, उसको भी वैसे हटाया जाता है। चुनाव आयोग के कौन से? राज्य के भी और केंद्र के भी, दोनों ध्यान रख लेना, राज्य के भी और केंद्र के, ये दोनों। केग जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 148 से लेके कहां तक आता है? 151 तक, उसको भी इसी प्रोसेस से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसी से हटाएंगे, और हाई कोर्ट के जज को भी इसी से हटाएंगे, सीजीआई को भी इसी से हटाएंगे। तो टोटल देखो 3 तो हो गए जज, 3 तो क्या हो गए? जज हो गए। सुप्रीम कोर्ट वाले उनको यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब देखो, ये जो बहुत पावरफुल पोस्ट है निर्वाचन आयुक्त की, जो ज्ञानेश कुमार जी वाली है, ये संचित निधि पर भारित होते हैं। इनका वेतन भत्ता हटा, इन वेतन जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनका होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है। हटाने की प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे की जैसे है। चाहे ध्यान रख लेना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी ऐसे हटाया जाता है। ये नहीं कि राज्य वाला है तो यार कुछ अलग कर देंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी ऐसे हटाते हैं, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसी तरीके से हटाया जाता है, ठीक है। और जो नियंत्रक नामालेखा, कौन सा? समितियों वाले, लोक लेखा समिति वाले, तो केग मित्र, तो केग को भी इस तरीके से हटाया जाता है। पूछ लेगा, और यहां से तो हमेशा के निर्वाचन आयोग की संचित निधि पर भारित होती है। किसके इक्विवेलेंट वेतन भत्ते होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के। इस तरीके के प्रश्न उसके जो है फेवराइट रहे। आगे देखो क्या है, न्यायाधीशों के प्रकार। किसके प्रकार? न्यायाधीशों के, कि किस किस तरीके के न्यायाधीश होते हैं। तो देखो, अनुच्छेद भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है। एक तो अनुच्छेद है 126, कौन सा? 124 हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया? 124 के अंदर के भी पॉइंट पढ़ लिए हमने। 126 एक एक्टिंग सीजीआई की बात करता है। एक्टिंग यानी कार्यवाहक, थोड़ा सा याद कर लो भाई। भारत का मान लो मुख्य न्यायाधीश वगैरह नहीं हो, तो उस टाइम कोई कार्यवाहक अगर न्यायाधीश बने
तो कार्यवाहक यानी वो उसके काम करे। एक तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई ना कोई तो चीफ जस्टिस के रूप में एक्ट करेगा ना। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप ऑफ इंडिया के रूप में जो है अनुच्छेद किसमें है 126 में जो है इसका प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है? एक्टिंग सीजे का। एक होता है देखो एडॉक शब्द होता है, आप प्रशासनिक शब्दावली पढ़ते होंगे तो उसमें एक शब्द आता है एडॉक। एडॉक बोलते हैं तदर्थ को। एडॉक किसको बोलते हैं? तदर्थ। तदर्थ किसको बोलते हैं? अब आप खुद सोचो कि तदर्थ जो है किसे बोला जाता है। हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली में आ जाएगा ये एडॉक, सीधा सीधा। ये हमें पता रहना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश मतलब देखो ये सुप्रीम कोर्ट है, मान क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पे गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही हो, ध्यान रख लेना, क्या पूरी नहीं हो रही हो? गणपूर्ति पूरी नहीं। गणपूर्ति समझते हो कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, अपन आगे पढ़ेंगे 145 से, उसमें 5 सदस्यीय, न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो यार मान लो सुप्रीम कोर्ट में 4 ही जज हो, यानी गणपूर्ति पूरी नहीं है, जितने आदमी चाहिए उतने हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या पूरी नहीं हो? गणपूर्ति पूरी नहीं हो। ऐसी स्थिति में क्या करता है जो राष्ट्रपति होता है? कौन है? राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति की सहमति से, किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त, मतलब न्यायाधीशों को रिक्रूट करता है। उन न्यायाधीशों को क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। कहां गया? अरे तो ये न्यायाधीशों का क्या हो गया? एक प्रकार हो गया। ठीक है, कौन करेगा नियुक्त? बताओ मेरे को। सीजेआई करेगा। क्या ऐसे ही कर देगा क्या? नहीं सर, राष्ट्रपति की क्या चाहिए उसको? पूर्व सहमति चाहिए। किसको करेगा? हाई कोर्ट के किसी जज को करेगा। ऐसे नहीं किसी को उठा कर ऐसे कर सकता है कि खुद कॉमन सेंस लगो यार, सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीश ही बनाओ बोले। ऐसे हर किसी को भी उठा करके थोड़ी कर देंगे, उसको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ वो है, तो हाई कोर्ट के जज को करेगा। सीजीआई ऐसे ही कर सकता है क्या? नहीं, वो राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ती है? पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। किस सिचुएशन में करता है? क्या कार्य का बोझ बढ़ गया हो सुप्रीम कोर्ट पर? ऐसी सिचुएशन में नहीं। गणपूर्ति के न होने की स्थिति में। क्या नहीं होने की स्थिति में? गणपूर्ति। किसको बोलते हैं गणपूर्ति? क्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। तो ऐसे सिचुएशन में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो कौन से नियुक्त होते हैं? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अब एक तरह के और है तदर्थ के जैसे, मतलब 2 शब्द है, एडोक। एडोक तो बोलते हैं तदर्थ को। तदर्थ न्यायाधीशों को हाई कोर्ट में नियुक्त करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कहां पे करते हैं? सर हाई कोर्ट के तो हाई कोर्ट वालों को इसमें करते हैं गणपूर्ति न होने की स्थिति में। क्या नहीं होने की स्थिति में? गणपूर्ति न होने की। अब एक शब्द और है, देखो अब लिखा हुआ है, अरे यार क्या सोचूं, एडिशनल। दूसरा शब्द क्या है? वो तो एडोक। एडोक का मतलब तो तदर्थ होता है। एडिशनल का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल सब्जेक्ट से बीए कर लिया भाई मैंने तो, इंग्लिश लिटरेचर से, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं, तो उसका अर्थ होता है अतिरिक्त। अब ये जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, तो पहले देखो न्यायाधीशों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। एक तो हो गया तदर्थ, दूसरा क्या हो गया? अतिरिक्त। दूसरा क्या हो गया? अतिरिक्त। तो तदर्थ कहां पे नियुक्त करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अतिरिक्त कहां करते हैं? हाई कोर्ट में। अतिरिक्त को कहां पे किया जाता है? हाई कोर्ट में। कथनों वतनों में फंसा देगा, ध्यान रख लेना। एडिशनल, अतिरिक्त, हाई कोर्ट। इंग्लिश मीडियम का हो तो एडोक, तदर्थ, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद कौन सा? 127। अनुच्छेद कौन सा? 127। एक्टिंग सीजे 126। ठीक है, आगे देखो, आगे हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भाई कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का रिटायर्ड, कहाँ का रिटायर्ड? हाई कोर्ट का रिटायर्ड आदमी हो, ये कब होता है हाई कोर्ट से रिटायर्ड? 62 की जब एज हो जाती है।
कितनी की एज हो जाती है? 62। हम पढ़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट वाला कितने? 65। तो सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति की स्थिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नहीं कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। कौन सी स्थिति में कर रहे हैं? जब कार्य का बोझ बढ़ गया हो। किसका बोझ बढ़ गया हो? जब कार्य बहुत बोझ बढ़ गया हो, केस बहुत ज्यादा क्या हो, पेंडिंग हो, अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। कैसे न्यायाधीशों की? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। करेगा कौन? कौन करना चाहिए? राष्ट्रपति करेगा क्या? अरे सर, तदर्थ को उन्होंने किया था सीजीआई ने, तो इनको भी सीजीआई ही करेगा, राष्ट्रपति मत करे आना वहां पे। लेकिन राष्ट्रपति की क्या होगी? पूर्व सहमति ली जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या ली जाएगी? पूर्व सहमति ली जाएगी। ठीक है, सीजीआई की पूर्व सम्मति जरूर, सीजीआई करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व करेगा। किसको? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड को? क्या नहीं, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड को। किसको करेगा? हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड को करेगा। क्या 5-7 साल के लिए रह सकते हैं क्या? अरे सर, 65 साल इनकी उम्र मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट वालों की, ये 62 पे रिटायर्ड हो जाते हैं हाई कोर्ट वाले। तो कितने साल तक रह सकता है? मैक्सिमम 2 साल तक। और ये नहीं कि जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए और पदनाम वगैरह लगाने लग गए हो, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वस्टिस, इस तरीके का नहीं, पदनाम का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो पदनाम का क्या नहीं कर सकते? प्रयोग नहीं कर सकते। एक बात रह गई, मेरे को बताओ, हम शुरू शुरू में क्लास में जब स्टार्ट किया था तो हम वेतन भत्ते में थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेज वगैरह के वेतन भत्तों को कौन निर्धारित करता है? ये आपके सामने मैंने रखा प्रश्न, बताओ कौन करता है? राष्ट्रपति या संसद या कोई और? हमने पढ़ा है कि कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में ऐसा नहीं है, दिमाग में बिठा लेना। कौन करता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को निर्धारित राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वेतन भत्तों को निर्धारित करता है। तो ये हो गए अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या हो गए? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये चीजें थी। अब देखो, पिछली जो सुप्रीम कोर्ट की क्लास थी तो उसमें मैंने जो है ये सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, तो पता नहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट में भाग 6 क्यों बोला जा रहा था। सुप्रीम वो चैंपियंस ट्रॉफी का उस दिन संडे था क्या था, जो फाइनल चल रहा था, तो ये 6 पटवारी के टाइम तैयारी करी थी, तो उस टाइम राज्य सरकार ही थी सिलेबस में, संघ सरकार थी नहीं। क्या नहीं थी? संघ सरकार। तो भाग 6 ही 6 माइंड में ही पता नहीं ऐसे फीड हो रखे है। तो 5 पता भी है कि भाग कौन सा है? 5 हमको अच्छे से पता है यार। 52 से लेके 151, 52 से लेके 151, 3 घोड़े याद करो। अनुच्छेद यहां से लेके यहां तक, इसमें कौन आता है? संघ सरकार आती है। संघ सरकार का ही एक भाग है सुप्रीम कोर्ट, मतलब संघ का ही एक भाग है सुप्रीम कोर्ट। 124 से लेके 147 तक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में आएगा? भाग 5 में आएगा। और हमारे सिलेबस भी भाग 5 ही है। देखो, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा के कार्य, ये वो, ये सारे के सारे जो है क्या है? भाग 5 है। भाग 6 हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको क्या कर लेना, थोड़ा करेक्शन कर लेना उसमें। वैसे तो मैंने जो है पिन भी कर दिया था मैसेज, उस क्लास को देखा जब, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया। 127 हो गया, 28 हो गया, अब 129 में चलते हैं। अपन किसमें चलते हैं? अनुच्छेद 129। चले 129 में। बताओ मेरे को, 126 वापिस बोलो, एक्टिंग सीजे। क्या? एक्टिंग सीजे। 127 तदर्थ न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश? तदर्थ। 128 कौन से न्यायाधीश? सोचो, सेवा निवृत्त न्यायाधीश। कौन से? सेवा निवृत्त न्यायाधीश। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग तो ये है, तदर्थ न्यायाधीशों से कई गुना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कौन सा है? अनुच्छेद 129 है। ठीक है, अनुच्छेद 129 क्या कहता है? कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। ये की यही बात जो है हाई कोर्ट के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद कहता है? 215। हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही आगे लिंक होती है चीजें, इसलिए बता दिया। 129 क्या कहता है? कि सर्वोच्च न्यायालय एक कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। क्लास अजीब लग रही है। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड।
अभिलेख, हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा अच्छे से जानता है अभिलेख किसको कहते हैं, वही तो रिकॉर्ड ही तो है, उससे ही तो हमको पता चलता है रे यार हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, है ना। जैसे अशोक के अभिलेख बहुत ज्यादा फेमस है, राजस्थान जीके में भी कई अभिलेख हम पढ़ते हैं। तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मतलब क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिक्री दी। अब ये डिक्री क्या होती है, कोई बाध्यकारी आदेश। कैसा आदेश, बाध्यकारी आदेश। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिक्री दी, कोई भी आदेश दिया और कोई भी क्या दिया, निर्णय दिया, तो ये जो निर्णय है, ये जो आदेश है, ये जो डिक्री है, ये किसके रूप में रखा जाएगा, रिकॉर्ड के रूप में। कहते हैं ना, कोई मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लेना। रिकॉर्ड करके रख लेना मतलब आगे कहीं काम आएगा। रिकॉर्ड करके रख लेने का मतलब क्या, आगे कहीं काम आएगा। तो ये रिकॉर्ड करके ऐसे तो रखेंगे नहीं, आगे कहीं काम आएंगे। ये आगे कहाँ क्या आएंगे, काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे, कोई भी उसी तरीके का केस वगैरह रहेगा तो उसमें एविडेंस के रूप में, उसमें साक्ष्य के रूप में कि यार सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट हम बोलेंगे 129 से, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। उसके द्वारा दिए गए किसी भी डिक्री को, किसी भी आदेश को, किसी भी मतलब कि निर्णय को, किसी भी किसको, निर्णय को क्या किया जाता है, एविडेंस के रूप में रखा जाता है, मतलब काम में लिया जाता है। और उसके जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, दोनों के, ये क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है यार सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिक्री दे दिया। अभी देखो 7 वंडर में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है अजमेर में करोड़ों रुपए के वो बनाए हैं 7 वंडर, अब सारों को तोड़ रहे हैं जेसीबीओं से, उठ क्रेनों से। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का कितना मैटर चल रहा है उस पर, तो नहीं किया। अगर ये नहीं तोड़ते, न्यायिक अवमानना का केस बनता। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहां बुला लिया, सोच लो आप, सुनवाई में। और कब 17 तारीख को राजस्थान सरकार के सीएम को भी जो है पेश होना था। कितनी मतलब वो होता है, न्यायालय है ये, कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का ये क्या है, संरक्षक है। तो न्यायिक किसका, अवमानना का केस बनता है कि भाई न्यायालय की अवमानना की है, न्यायालय की बात को फॉलो नहीं की, बात को मानी नहीं है, तो वो केस बन जाता न्यायिक अवमानना का। अनुच्छेद 141 कहता है ये बात कि बाध्यकारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजंस, मतलब कि ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो अनुच्छेद 141, तो 129 किस किस की बात करता है बताओ मेरे को। एक तो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे, इन रिकॉर्ड्स को किसके रूप में लिया जा सकता है, एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। और अगर नहीं लिया और नहीं माना तो क्या बनेगी, न्यायिक अवमानना का केस बनेगा। किसका केस बनेगा, न्यायिक अवमानना का केस बनेगा। ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में मैंने 141 आपको समझाया कि इनके द्वारा दिया गया डिक्री, आदेश और निर्णय आपस में ये क्या रहेंगे, बाध्यकारी रहेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो हाई कोर्ट पे बाध्यकारी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी है। हाई कोर्ट ने दिया तो किस पे बाध्यकारी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाध्यकारी है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 129। समझ में आ गया। रिकॉर्ड न्यायालय के थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, 129 आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एक रिकॉर्ड न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में मतलब प्रदर्शित सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में, हाई कोर्ट 215 से। आप अगर इंडिया की पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ ली, राजस्थान स्टेट पॉलिटी कभी कोई कंपटीशन में पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सारी चीजें वो की वही है। बस थोड़ा हाई कोर्ट है, उधर राष्ट्रपति है, इधर राज्यपाल हो जाता है, कुछ एक कंपेरिजन होते हैं, कुछ पावर्स राष्ट्रपति के पास ज्यादा होती है, वो चीजें हैं। तो वो तो आप खुद भी आ जाती है समझ में ना। यार 130 नहीं लिखा गया इसमें, ये रहा ना यार, निकल गया देखो, मैंने कहा 130 कहाँ गया। 130 अनुच्छेद 129 के बाद 130, 130 सर्वोच्च न्यायालय के किसके बारे में बात करता है, स्थान के बारे में। किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान होगा कौन सा, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पे होगा, नई दिल्ली। समय समय पर सुनवाई के लिए दूसरी जगह भी जा सकता है, जैसे जोधपुर आ गया या कहीं, मतलब समय समय पर। लेकिन ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं कि भाई गए
किसी न किसी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। भाई किसका अप्रूवल लेगा? राष्ट्रपति के अप्रूवल से, कि भाई सुनवाई जो है अन्य स्थानों पर कर सकता है। किसके अनुमोदन से, किसके अप्रूवल से? राष्ट्रपति के। जनरल ये कहां पे लिखा हुआ है स्थान के बारे में? नई दिल्ली में होगा, अनुच्छेद 130 में। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 130 में। मैं वापस आपको अनुच्छेद जो है इसके थोड़े बहुत ज्यादा है। 124(4) बोलो, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। 124(5) संसद विधि बनाएगी। कौन विधि बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। 126 एक्टिंग सीजे, कार्यवाहक सीजेआई अगर बनता है तो, ठीक है। 127 बताओ कौन से न्यायाधीश? तदर्थ न्यायाधीश। 128 बताओ कौन से न्यायाधीश? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 किसकी बात करता है? 129 बात करता है अभिलेख न्यायालय की, अभी पढ़ के आए। 130 क्या बात करता है? सोचो खुद, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान, क्या सुनवाई के लिए अन्य स्थान पे जाता है क्या? हाँ, ऐसे चला जाता है क्या? नहीं। किसका अनुमोदन चाहिए होता है? राष्ट्रपति जी का। किसका चाहिए होता है? राष्ट्रपति जी का। वैसे क्लास हो गई ये तो अपने बिना पीपीटी जैसे ही, कहीं कहीं हो रहा है बोरिंग ये। अब ऐसे बोरिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहली बात तो हमको शब्द समझ में आना चाहिए। क्षेत्राधिकार, क्षेत्र अधिकार यानी कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वो क्या कर सकता है, मतलब उसके एरियाज में आते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो सारा सब कुछ भी जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ही है। बट प्रारंभिक कौन सा क्षेत्राधिकार? क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है? 131। कौन सा करता है? छोड़ यार इसको। कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये पीपीटी वीपीटी बनाकर स्टूडेंट्स को एक तरीके से गुमराह टाइप ही करना है यार। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे उनमें पीपीटी की जरूरत होती है, इनमें मैं पहले ही कहता हूँ कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन को देखो, कोई पीपीटी से पढ़ाता है यार, पीपीटी से पूरी इसकी बैंड बज जाती है सब्जेक्ट की, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने एक क्लास ली थी पीपीटी की, मेरे खुद की आत्मा मार के ली, ऐसे समझ लो। क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत सारों ने ऐसे परेशान करके रख दिया, सर पीपीटी तो बस केवल नोट्स के पीछे भाग रहे हैं यार, समझ डेवलप करनी नहीं है। थोड़ी बहुत तो समझ भी हमें डेवलप होनी चाहिए। ये पीपीटी क्यों लाते हैं? 5 मिनट भी खड़ा कर देवे ना ऐसे कि बिना पीपीटी के तो दिक्कत होने लग जावे। मैं तो पहले दिन से ही कहता हूँ जिसको बिना पीपीटी से पढ़ना होता है कहीं और से पढ़ो, मेरे यहाँ से नहीं है। मेरे को कोई जमीर मार के नहीं पढ़ा सकता। पीपीटी से पढ़ना है तो चैनल से आउट। क्या पढ़ रहे थे यार? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? 131 में आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 131 में आता है। कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक। अब ये अपनी यही समझ में आना है कि यार ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक का मतलब प्रारंभ हो केस। केस क्या हो? प्रारंभ हो। केस प्रारंभ हो का मतलब सीधा प्रारंभ हो। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। सीधा प्रारंभ हो यानी हाई कोर्ट से नहीं आना चाहिए। कहां से नहीं आना चाहिए? हाई कोर्ट से नहीं आना चाहिए। अगर हाई कोर्ट से कोई मतलब कि केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा ना तो उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं कहेंगे, वो तो अपील होगी। वो क्या होगी? अपील। यार अपील ही तो होती है अपर कोर्ट में, तो वो तो क्या होगी? अपील होगी। ये अपील नहीं है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब प्रारंभ कहां पे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। अब दो तरह के केसेस हो सकते हैं इसमें। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक केस तो ऐसा होता है जो एकल यानी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। केवल किस में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ही
शुरू किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट वगैरह में तो जा ही नहीं सकते। एक तो इस तरीके के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात को। हाई कोर्ट से कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ये जैसे मेरा है, मान लो मेरे मूल अधिकारों का जो है कहीं हनन हुआ या आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आपके मर्जी पड़े हाई कोर्ट में, नहीं तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब केस प्रारंभ कहां हुआ? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा? देखो नाम से पता चल रहा है, समवर्ती, यानी दोनों जगह चल सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। एकल का मतलब क्या है? एकल वाले केसों में हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। कहां पे जाते हैं? सीधे एकल वाले में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें हाई कोर्ट का क्या नहीं है? कोई लेना देना नहीं है। कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब ऐसे कोई केस आपको याद आता है कि जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है? सीधा किसमें सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट में। किसी किसी को अनुच्छेद 71 याद आता है कि जिसको अनुच्छेद 71 याद आता है ना, वो बहुत अच्छी मतलब कंडीशंस में चल रहा है। और मान लो अनुच्छेद 71 भी याद नहीं आ रहा, तो भी ये बात तो पता ही रहनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, उनके चुनाव संबंधी अगर कोई भी विवाद हो जाए तो वो विवाद कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान रख लेना। अरे यार राष्ट्रपति का विवाद है तो कौन करेगा? कोई संसद वंसद थोड़ी करेगी। विवादों का सुलझाने का काम किसका है? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का है। संसद का है क्या? नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से रटवाया है उस टाइम क्लासेस में। तो ये हाई कोर्ट में जाएगा क्या ऐसा मैटर? राष्ट्रपति वगैरह का इनका कि हाई कोर्ट में चला गया? नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में नहीं जा सकता तो कौन से क्षेत्राधिकार में आएगा? एकल क्षेत्राधिकार में आएगा। कौन से क्षेत्राधिकार में? एकल में। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे केंद्र के और राज्य के बीच में विवाद हो जाए, जैसे मान लो वित्त से संबंधित कोई विवाद हो जाए। अभी चल रहा है यार मैटर, ये केंद्र सरकार के और तमिलनाडु DK स्टालिन वगैरह इनके भाषा संबंधी विवाद चल रहा है। और ये जो लोकसभा में 2026 के आसपास सीटें रिवाइज होगी, तो केंद्र अभी तो 1971 से उससे चल रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है? मतलब कि जो साउथ है, साउथ के लोग कह रहे हैं कि यार हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो हमारी सीटें, तो अगर पॉपुलेशन को ही आप ग्राउंड रखोगे तो हमारी सीट्स क्या होगी? कम होगी। हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो हमने, हमारा कोई वो दोष है क्या कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया? और अपनी सीटें डिसाइड किस हिसाब से होती है बताओ मेरे को? जनसंख्या से। अब जनसंख्या को नियंत्रित किया है तो सीटें कम हो गई। संसद में मान लो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और 26 में रिवाइज होनी है, ये हम पॉलिटी में अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो इसलिए साउथ में विवाद चल रहा है ना। तो केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए ना, तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। या कोई दो राज्यों के बीच में, मान लो राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए, राज्य के बीच में विवाद हो जाए, या एक तरफ केंद्र है राज्य कोई मिला हुआ है, जैसे पंजाब और हरियाणा, संघ केंद्र सरकार और हरियाणा एक साइड है, इधर राजस्थान है दूसरी साइड, केस चल रहा है। तो ये केस कहीं न्यायालयों में जाएगा क्या? हाई कोर्ट वाले में नहीं जाएगा। तो ये दो इस तरीके के मामले होते हैं जो एकल होते हैं। एकल मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एकल केवल सुनवाई कौन सा वाला है? अनुच्छेद 71 वाला। और कौन सा? केंद्र राज्य के बीच में या राज्य के बीच में विवाद हो जाए। ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो समवर्ती होते हैं। कैसे होते हैं? समवर्ती। वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट में। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें यह मत समझ लेना कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नहीं, चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। देखो इस तरीके के कौन से जो है मुद्दे होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा मूल अधिकारों का कुछ भी हो जाए मैटर, तो किसका? मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मुद्दा हो, तो ये कौन से मामले में आता है? समवर्ती में। ये कौन से समवर्ती में भी किसमें? मेन समवर्ती याद रहे नहीं रहे, प्रारंभिक जरूर याद रख लेना। कथनों में दे देगा निम्न में से कौन सा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, और ये दो देगा, ये भी प्रारंभिक है, इधर वाले भी क्या होंगे? प्रारंभिक होंगे। एक हमने पढ़ा था कि जैसे वित्त आयोग सिफारिश करता है, कौन सा आयोग? वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस होती है राज्यों में आवंटन वगैरह की,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर है नहीं कर सकता, जैसे जो भी पैसा देता है वो राज्यों को, उसमें नहीं कर सकता। एक परिसीमन आयोग बनता है, जो मतलब हम पढ़ के आए हुए हैं पीछे की क्लासेज में, सीमाओं वगैरह को, सीट्स की कहाँ कितनी जो है लोकसभा क्षेत्र क्या होगा उसकी सीमा निर्धारित करता है। तो परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन पर जो परिसीमन आयोग है उसकी जो रिकमेंडेशंस है, नहीं ये तो अपवादित स्थिति है, सॉरी क्या बता दिया, कहाँ जा रहा माइंड। तो जो ये मूल अधिकार है, कौन से मूल अधिकार, ये मूल अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दा है वो हाई कोर्ट में भी शुरू कर सकते हैं, और कहां पे शुरू कर सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सीधा भी जो है क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और देखो और कौन कौन से जो है इस तरीके के मुद्दे होते हैं, जैसे किसी ने जो है PIL लगाई, माइंड स्टेबल नहीं है, किसी ने क्या लगाई PIL। PIL क्या होता है, मान लो कोई भी इसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका जो है क्या होती है, पहली बात तो जो है ये हमारे समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। जनहित यानी उसमें किसका हित है, लोगों का हित है। किसका हित है, लोगों का हित। लोगों का हित कैसे होगा, जैसे मान लो कोई पीड़ित वर्ग है, कहीं मतलब वो बस्ती है उस पे कुछ चल रहा है, या कोविड की महामारी फैली है, सरकार कुछ कर नहीं रही है वंचित वर्ग के लिए, तो कुछ वकीलों का समूह या कोई NGO वगैरह वो जाके, वो तो पैरवी कर नहीं सकते जो वंचित वर्ग वाले लोग हैं, तो जो कोई वकील वगैरह या NGO वगैरह वो जाके कोर्ट में एक बड़े समूह के लिए याचिका लगा देता है, जिसको क्या कहा जाता है, जनहित याचिका। और जो जनहित याचिका है, कौन सी याचिका, जो जनहित याचिका है, वो जनहित याचिका जो है क्या होगी बताओ मेरे को, सीधी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। इसलिए किसमें आएगी, समवर्ती इसमें आएगी। एक और देखो कौन सा मामला है, न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा मामला, न्यायिक पुनरा नहीं है, पुनरावलोकन। क्या हो रहा है तेरे भाई, न्यायिक, रात को नींद नहीं है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन क्या होता है, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन लिखता है पूरा, मतलब कि बुक्स में भी पुनरावलोकन लिखा हुआ है। हिंदी के स्टूडेंट होंगे या कोई और भी है हिंदी सिलेबस में तो करो ना यार इसको, या ये है इसमें क्या, क्या बताऊंगा। न्यायिक जो पुनरावलोकन, कौन है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, मान लो वही एनजेक वाला मैटर है एक तरीके से, कौन सा, सीधा सीधा समझाऊं तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। एनजेक समझते हो, 99वां संविधान संशोधन, यानी व्यवस्थापिका ने कोई भी कानून बनाया, किसने कानून बनाया, व्यवस्थापिका ने। अब व्यवस्थापिका ने कोई भी कानून बनाया तो उसको क्या करेगा बताओ मेरे को, न्यायालय टेस्ट करेगा कि यार ये संविधान, भाई संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायालय, तो उसको टेस्ट करेगा न्यायालय, जांच करेगा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन का कोई मुद्दा है तो वो सीधा कहां चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और किस में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये समवर्ती सूची में मतलब समवर्ती क्षेत्राधिकार है। तो अपन को मोटा मोटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखो कौन कौन से हैं, और कोई देख लेना इसमें ना, एक आधा और होगा कोई। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। दो राज्यों के बीच में, केंद्र के बीच में विवाद हो जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में, एकल क्षेत्राधिकार। समवर्ती, समवर्ती में क्या होता है बताओ मेरे को, समवर्ती में होता है मतलब हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी। कैसे कैसे, मूल अधिकार से संबंधित, PIL से संबंधित, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद हुआ बताओ मेरे को, अनुच्छेद 131 हुआ। अनुच्छेद कौन सा हुआ, 131। अब इसमें भी कुछ जो है अपवाद है, देखो मैंने वहां पे जो है वो बताने लग गया था मैं ना,
अब देखो कुछ इस तरीके का है, दो अनुच्छेद इसमें थोड़े अपन को याद रहने चाहिए, अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद क्या 280। अगर कोई राज्यों के बीच में नदी से संबंधित जल विवाद है, किससे संबंधित है, नदी से संबंधित जल का विवाद है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हरियाणा में और राजस्थान में विवाद हो गया, वैसे तो के साउथ में ज्यादा है ये विवाद के, कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, सारे अपन तो एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो इनके बीच में मान लो विवाद हो गया, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा मामला, इसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बन रखा है। ट्रिब्यूनल होता है मतलब किसी विशेष केसेस के लिए जो है अधिकरण बोलते हैं इसको, 323 में आता है, अनुच्छेद किस में आता है 323 में जो है आता है। 324 से निर्वाचन आयोग शुरू हो जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अनुच्छेद थोड़ा बैकग्राउंड तो बनाते हैं ना, 324 से क्या शुरू हो जाता है निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक चलता है। 324 से पहले ट्रिब्यूनल यानी विशेष कोर्ट्स ऐसा समझ लो, तो नदी जल ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ये नदी जल वाला जो है ना, ये प्रारंभिक क्षेत्र आना तो कहां चाहिए बताओ मेरे को, दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, दो राज्यों के विवाद हो रहा है तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आना चाहिए, वो भी एकल में, किसमें आना चाहिए एकल में, लेकिन जाता नहीं है एकल में। ये अपवाद है, क्या है ये अपवाद, क्यों, क्योंकि अलग से क्या बन रखा है ट्रिब्यूनल बन रखा है, क्या बन रखा है अलग से ट्रिब्यूनल बन रखा है। तो नदी जल विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा प्रारंभिक। ऐसे ही मान लो वित्त आयोग ने सिफारिश दी, किसने वित्त आयोग, कौन किससे देता है 280 से। वित्त आयोग क्या होता है बताओ मेरे को, केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वित्त का बंटवारा करता है, टैक्स वैक्स, जैसे कभी जीएसटी देखा, एसजीएसटी सीजीएसटी, कोई भी बिल लोगे इस पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं देखना, एसजीएसटी सीजीएसटी, या कुछ भी सामान लोगे तो उसमें भी जो है एसजीएसटी, तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो जा तो सेंटर के पास रहा है, बाद में सेंटर इसको क्या कर देता है बंटवारा कर देता है। तो अगर वित्त आयोग ने जो है सिफारिश वगैरह करी, ठीक है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक परिसीमन आयोग का मैंने बता दिया कि जो लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की है, उस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित क्या थे, कुछ अपवाद थे, किससे संबंधित, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अपवाद है ना। पिछली क्लास की तरह रिकॉर्ड तो हो रही है भैया। अब देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद हम जो है क्या किस पे आगे, हम आगे अपीलीय क्षेत्राधिकार, कौन से पे, अपीलीय पे, सीधा है अपील, अभी मैंने बताया। अपीलीय में क्या होगा कि हाई कोर्ट से कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से किस में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब देखो इसमें होगा क्या, पहली बात तो आपके जो है ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार किन किन मुद्दों पे अपील की जा सकती है। 131 समझ में आ गया, 131 क्या था बताओ मेरे को, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, किसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट, किसका, एक मिनट, किसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट। ये तो प्रारंभिक में अपीलीय शामिल है क्या, नहीं है, अपीलीय के अलग से जो है क्या दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं। देखो अपीलीय के अलग से अनुच्छेद कौन कौन से दिए हुए हैं, अनुच्छेद बोलो 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 132, 133 और 134। किन किन मामलों में अपील की जा सकती है, किन किन मामलों में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो तीन तरीके के ऐसे मामले होते हैं, कितने तरीके के, तीन तरीके के। एक तो संवैधानिक मामला, भाई कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामला, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रश्न है मान लो हाई कोर्ट के सामने, भाई अपील करते कहां से है, हाई कोर्ट से, किसमें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से अपील हो रही है मतलब किस में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई संविधान का जो है मामला है, मतलब संविधान की कोई ऐसी बात है जिसको बोलते हैं विधि का सारवान प्रश्न, क्या बोलते हैं, विधि यानी कानून का कोई सार निकलने वाला प्रश्न है मान लो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हुआ।
कैसा मामला हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मामला। वो कहां जाएगा? मेरे को बताओ कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? आपसे प्रश्न पूछा मैंने कि जो इंडिया का संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। अंतिम व्याख्याकार पूछा है। क्या पूछा है? अंतिम व्याख्याकार कौन हो जाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई मैटर आया जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो कि भाई कोई कानून से संबंधित, हाई कोर्ट जो है किसके पास भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट के। उसको कौन सा मामला बोलते हैं? संवैधानिक मामला। कौन सा मामला बोलते हैं? संवैधानिक। तो संवैधानिक मामला कोई भी हो तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है? अनुच्छेद 132 के तहत। क्या की जाती है? अपील की जाती है। क्या की जाती है? अपील की जाती है। आगे देखो अनुच्छेद 133, एक मामला हो गया। किन किन मामलों पूछ लेगा, किन किन मामलों में अपील की जाती है? पता ही नहीं चलेगा, अनुच्छेद रटे हुए रहेंगे। दूसरा दीवानी मामले, संवैधानिक मामला हो गया। दूसरा कौन सा मामला? दीवानी मामला। अब किसी स्टूडेंट ने प्रश्न किया था सर दीवानी मामले क्या होते हैं, समझ में नहीं आया। तो देखो दीवानी के आगे क्या लिखा हुआ है इधर? फौजदारी मामला। कौन से मामले? फौजदारी मामले। तो जो दीवानी मामले हैं, कौन से मामले? दीवानी मामले। अरे कोई तलाक का मामला है, कोई जमीन के उत्तराधिकार का मामला है, कोई विवाह से संबंधित मामला है। और देखो हमारे कोई मान लो वैकेंसी अटक जाती है, हम भी कोर्ट केस करने जाते हैं, तो वो सारे मामले, इसको इंग्लिश में सिविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल बोलते हैं। तो ये सिविल मामले में आते हैं। तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, इस तरीके के मामले किसमें आते हैं? दीवानी मामले में। इस तरीके के मामलों का में भी मान लो कहां अपील की जा सकती है? बाद में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगला देखो कौन से अनुच्छेद से? बोलो अनुच्छेद कहां से शुरू हो रहा है? 131 से शुरू हो रहा है या नहीं? 131 में तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे। तो कहां से हो रहा है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये रहा, संवैधानिक, दीवानी, ये रहा, फौजदारी, क्रिमिनल। देखो तीनों ही सी है। मैंने सोचा रे कुछ बना दे में क्रम। संवैधानिक मामला कॉन्स्टिट्यूशनल, दीवानी मामला ठीक है सिविल, फौजदारी मामला क्रिमिनल। तो क्रिमिनल शुरू कहां से हो रहा है? 132 से, 133 और 134। ठीक है, 134 में कौन सा मामला है? फौजदारी मामला। अब देखो जो संवैधानिक मामला है ना, कौन सा मामला? संवैधानिक मामला कि विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, तो ऐसे तो कोई चला नहीं जाएगा। सुप्रीम हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 134 ए में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 134 ए के तहत हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करता है, तब जाके जो है अपील की जाती है। कहां से? हाई कोर्ट से। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। 134 ए कौन से वाले मामले में? क्रिमिनल में मत कर देना, संवैधानिक मामले। कौन से मामले में? संवैधानिक मामले में जो है ये की जाती है। 132 समझ में आ गया। 133 कौन सा मामले हैं? दीवानी, इसको इंग्लिश में सिविल बोला जाता है। तलाक, विवाह, उत्तराधिकार से संबंधित मामले हैं। कौन सा अधिकार है ये? अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय, क्योंकि अपील हो रही है कहां से कहां? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। करो रिवीजन। अब भी कराया गया ये? नहीं, पहले का है। हाँ करो रिवीजन, पिछली क्लास में रिकॉर्ड किया था। 127 तदर्थ, 128 सेवानिवृत्त, 129 अभिलेख न्यायालय, 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, 124(4) साबित कदाचार और असमर्थता, 124(5) में क्या है? संसद विधि बनाएगी। बनाई क्या है? 1968 में बनाई। 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 132 ट्रिपल सी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल। हो गया? अब देखो 134 फौजदारी मामले। सिविल मामले तो हमने पढ़ लिए। सिविल मामले कौन कौन से थे बताओ मेरे को? सिविल मामले थे तलाक का, विवाह का, उत्तराधिकार का, इस तरीके के मामले। फौजदारी में कौन से आएंगे? क्रिमिनल में
ये कोई प्रश्न आएगा नहीं कि निम्न में से कौन सा मामला क्रिमिनल में नहीं आता है। किसी ने पूछ लिया तो बता दिया, मैंने सोचा नहीं पता रहता भाई, दीवानी मामला है ही ऐसा ही, वो फौजदारी तो समझ जाते हैं वे चोरी से, डकैती से, हत्या वत्या से, इनसे संबंधित कोई मामला हो तो जो है वो कौन से मामले में आते हैं, फौजदारी में। ठीक है, अब ये फौजदारी मामले वाला मैटर बिल्कुल ही अलग है। कौन से वाला, फौजदारी मामले वाला जो है मैटर क्या है, बिल्कुल ही अलग है। देखो कैसे, पहली बात फौजदारी आते ही बताओ अपीलीय है या नहीं है। पहली बात तो ये बता दो मेरे को कि फौजदारी आते ही अपीलीय है या नहीं है। देखो अपन ने पीपीटी बनी हुई थी लेकिन यूज नहीं किया है ज्यादा, है ना, क्योंकि बोरिंग टाइप हो रहा था। अपीलीय, अपील कहां से, हाई कोर्ट से होती है। कहां पे होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट से किस में होती है, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे कौन से कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। कौन से कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, है ना। तो अब देखो इसमें क्या कीजिए कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपील। कहां से कहां कर रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे ही अपील फौजदारी, अरे बदमाशी करा हुआ है, कुछ चोरी किया हुआ है, डकैती किया हुआ है, फिर कौन सी अपील कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब करेगा। किसका टाइम खराब करेगा, सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं है, इस मामले में जो है कुछ शर्तें हैं। देखो कैसे, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है मान लो माफ किया था, कोई भी अपराधी था उसको इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया था, माफ किया। और हाई कोर्ट के पास जैसे ही मामला गया, अपील, किसी ने अपील की होगी, हाई कोर्ट ने उसको दे दिया मृत्युदंड। ध्यान रख लेना, मतलब कि सजा वजह नहीं, सीधा ही उसको क्या दिया, मृत्युदंड। किसने, हाई कोर्ट ने। तो यार इस तरीके से यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माफ किया है तो कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का इश्यू होगा। हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, मृत्युदंड। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे, इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। कौन से मामले में, फौजदारी में, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो जो है फ्री किया था, उसको माफ कर दिया था, है ना, और हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, मृत्यु को दंड दे दिया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, कोई केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था पेंडिंग, कोई फौजदारी मामला था, किसी ने किसी को मारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट ने कहा अरे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आजा भाई मेरे पास। हाई कोर्ट ने उस केस को खुद के पास मंगा लिया, उस केस को क्या कर लिया, खुद के पास मंगा लिया। और क्या किया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है वही मृत्युदंड दे दिया। पहले वाले में तो माफ करे हुए को मृत्युदंड दिया, दूसरे वाले में पेंडिंग था उसको क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये तो पेंडिंग था, बिना सुनवाई, ये लो भाई। कहां पे चला जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में। तो पेंडिंग वाले में, माफ करे हुए दोनों में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। या किसी मामले को, कोई क्रिमिनल मामला था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको किस कहां ट्रांसफर कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया हो। ये तीन मामले होते हैं फौजदारी में जिसमें क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। क्या ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि भाई फौजदारी मामला है, अपील करनी है, क्या करनी है, अपील करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माफ करा, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड। याद कर लेना, इनको पूछ लिया तो फिर मत कहना कि पढ़ाया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है मामला, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने खुद ने ही कहां भेज दिया हो, सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया हो। तो ये है 134, कौन सा, 134। अब देखो अनुच्छेद 132 क्या था, ये मैंने समझा दिया था। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, कोई संवैधानिक मामला है भाई, कहां जाएगा, अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस मामले में होता क्या है कि कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं, तो मतलब ये चीजें मैंने समझा दी। तो हाई कोर्ट क्या जारी करता है, प्रमाण पत्र जारी करता है। हाई कोर्ट क्या करता है, प्रमाण पत्र 134 ए से, किसके तहत, 134 ए से जो उसको कहां भेज दिया जाता है, 134 ए से सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके तहत जो है क्या जारी किया जाता है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखो,
अब देखो, एक याचिका होती है विशेष अनुमति याचिका, जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। क्या बोला जाता है? स्पेशल लीव पिटीशन। एक मिनट, अब स्पेशल जो लीव पिटीशन होती है, नाम से पता चल रहा है भाई, कहां पे इस याचिका को अनुमति, अनुमति मतलब कोई ऐसी याचिका होगी जो विशेष अनुमति याचिका है, ठीक है, कहां पे जाएगी भाई? पढ़ क्या रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कहां पे जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कहां से जाएगी? दिखती सी बात है भाई, हाई कोर्ट से जाएगी। कहां पे जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगता है कि भाई लोगों को न्याय नहीं मिला है इस मैटर में, प्राकृतिक न्याय का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, किसका? प्राकृतिक, भाई नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, उसका नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को, अगर ऐसा लगता है तो इस तरीके के मामले को एक लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत जो है सुना जाता है। अनुच्छेद कौन सा? 136। देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने मान लो अभी कोई इश्यू चल रहा है, मान लो रीट वीट का, शायद एग्जाम्पल दे रहा हूं। रीट में कोई मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों की मान लो ज्वाइनिंग हो गई, एग्जाम्पल के लिए ना, कुछ लोगों की क्या हो गई? ज्वाइनिंग हो गई, और उस टाइम हाई कोर्ट में जो है केस क्या था? पेंडिंग था। कहां पे पेंडिंग था? हाई कोर्ट में केस, क्वेश्चन मैटर का, क्वेश्चन मैटर का केस पेंडिंग है। कहां पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, अपनी तो ज्वाइनिंग हो गई, हाई कोर्ट ने जो है मतलब रीट की क्यों, लेक्चरर की करा दो ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग हुई, हाई कोर्ट ने बाद में डिसीजन दिया उनकी ज्वाइनिंग के बाद में कि ये क्वेश्चन गलत थे और फिर से आंसर की जारी की जाए। तो अब गवर्नमेंट के लिए देखो कितनी प्रॉब्लमेटिक हो गया, इतने लोग लगे हुए हैं तो उनके लिए, तो गवर्नमेंट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट, भाई अपील कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में और उसने लगा दी वहां पे SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को चाहे तो स्वीकार कर सकता है, चाहे तो अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि यार लोगों के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है, बहुत सारे ज्वाइन करे हुए हैं या इस तरीके से जो भी, तो वो उसको क्या कर सकता है? विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर सकता है। सैन्य मामलों में ये लागू नहीं होती है, ध्यान रख लेना। अपवादित स्थिति, सैन्य मामलों में ये क्या नहीं होती? लागू नहीं होती। कौन सी पिटीशन? स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद 136 में तो स्पेशल लीव पिटीशन हो गई, क्या हो गई? स्पेशल लीव पिटीशन हो गई। 137 में रिव्यू पिटीशन। कौन सी पिटीशन? रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन क्या होती है? पहले एग्जाम्पल जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना, जैसे EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अब EWS का जो मामला है, इसमें रिव्यू पिटीशन लगी थी, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। रिव्यू पिटीशन होती क्या, वो समझ में आ जाए। तो अब EWS रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, मतलब संवैधानिक है या नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसका मुद्दा क्या भाई? कौन व्याख्या करेगा? इसकी व्याख्या करने वाला कौन है? केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, यही डिसीजन दिया था कि जो EWS रिजर्वेशन है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है, वो असंवैधानिक, जैसे एनजेक को तो असंवैधानिक, वो संवैधानिक है, जैसे इसको दे दिया, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम है ये। क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं हम जो है अपील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या 28 जनवरी 1950 से पहले कर सकते थे क्या? हाँ, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उस टाइम जो है फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट की अपील जो है प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, जो कि ब्रिटेन में, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता था। तो इसकी तो भाई अपील ही नहीं कर सकते। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो मतलब कि एक वकील लेकर के कोई और एक न्यायाधीश की सहमति से, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सहमति से वापिस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है कि यार आपने जो डिसीजन दिया ना, आपने जो, और ऐसा EWS के केस में हुआ था, आपने जो डिसीजन दिया था, ठीक है,
उसको फिर से रिव्यू करो, उसको फिर से देखो कि कहीं डिसीजन देने में तो जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं हो गया है ना। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो केस होता है ना, जो क्या केस, उस केस का आधार चेंज, ग्राउंड चेंज करते हैं। मतलब कि यार कुछ मुद्दे थे, कुछ नए तथ्य थे जिनको हमने छोड़ दिया था, तो नए ग्राउंड लेकर के, कुछ नए क्या लेकर के, ग्राउंड लेकर के, और जो है रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भले ही सुप्रीम हो, लेकिन खुद सुप्रीम है, खुद के किसी भी मैटर को जो है वो क्या करता है, देख लेता है, फिर से देखता है, उसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। रिव्यू पिटीशन कौन से अनुच्छेद से लगती है, 137 से लगती है। कौन से अनुच्छेद से लगती है, 137 से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, डिसीजन, जो भी डिसीजन पहले दिया था उसके 30 दिन के भीतर लग जानी चाहिए। ये नहीं कि 2 साल बाद आ रहे हैं कि यार वो डिसीजन था, उसका 30 डेज की लिमिट है इसमें। कितने डेज की लिमिट है, 30 डेज की लिमिट है। अब पढ़ लो इसको, पढ़ो इसको अच्छे से, समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। आगे देखो, अनुच्छेद 136 में तो एसएलपी थी, स्पेशल लीव पिटीशन, रिट वाला मामला याद कर लेना है ना। 137 में क्या था, 137 में रिव्यू पिटीशन थी, ईडब्ल्यूएस से याद कर लेना है ना। 138 देखो अभी लेटेस्ट वही मामला हुआ था, ऐसे बहुत सारे रिव्यू पिटीशन में मतलब लगते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें ना। तो अनुच्छेद 138 और 139 जो है एक संसद से संबंधित है। संसद से कैसे है सर, 124 से लेके 147 तक तो आप सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हो, फिर संसद से कैसे है, तो ये इंटरलिंक हो रहे हैं किसके साथ, संसद और सुप्रीम कोर्ट। संसद और किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ लिंक हो रहे हैं। कैसे, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक अपीलीय, अपन ने पढ़ लिया, उस क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है, कम तो नहीं कर सकते, बढ़ाता है। कौन बढ़ाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगी। भाई वेतन भत्ते कौन निर्धारित करती है, संसद करती है। क्या सेवानिवृत्त के भी करती है क्या, सर सेवानिवृत्त के तो राष्ट्रपति करते हैं। तो जो ये संसद है, सीधा सीधा इसमें अनुच्छेद, थोड़ा सा अनुच्छेद से कई गुना ज्यादा है कि भाई क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ाता, तो क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ाती है, संसद। जो रिट जारी होती है, मतलब अनुच्छेद 32 से, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इस तरीके की जो है 5 तरह की रिटें जारी की जाती है। अपने सिलेबस में नहीं है मूल अधिकार, नहीं तो इसको बहुत अच्छे से हम सीखते है ना। तो ये जो रिट जारी कर सकते हैं, इन रिटों का भी जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाएगा कौन, ये संसद की पावर है। तो संसद याद रख लेना, इसमें क्षेत्राधिकार का हो चाहे रिट विट को बढ़ाने का हो, ये सारा का सारा काम कौन करती है, संसद करती है। अनुच्छेद याद करो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अनुच्छेद 142, कौन सा अनुच्छेद है, 142, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 145, तीनों जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैं जो है इनको आपको अलग से समझाता हूं। अनुच्छेद कौन सा, 142, 142 आते ही आपको याद आना चाहिए पूर्ण न्याय। क्या याद आना चाहिए, पूर्ण न्याय, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस, क्या, कंप्लीट जस्टिस। अनुच्छेद 143 आते ही आपको याद आना चाहिए एससी की, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श संबंधी शक्ति। और जिसको 143 के बाद में परामर्श शक्ति अभी याद नहीं आ रही ना, तो उसको तो जो है पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। कौन सी शक्ति, परामर्श संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति या तो निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। और मैंने जब राष्ट्रपति जी को पढ़ा रहे थे तब 143(1) भी बताया था और 143(2) भी बताया था, अच्छे से बताया था।
143(1) और 143(2) दोनों बताया था, और अभी वापस थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्या पूर्ण न्याय, ये आते ही कौन से अनुच्छेद में? 142 में। आपके समझ में आना चाहिए रे यार पूर्ण न्याय होता क्या है। पहली बात देखो, बहुत बार ऐसे मैटर्स होते हैं जब ये संसद को कानून बनाना होता है, संसद कानून नहीं बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को जो है खुद के अधीन लाता है, खुद के हिसाब से लाता है, विवेक के आधार पे। किसके आधार पे? विवेक के आधार पे, कि यार ये होना चाहिए था, कि मतलब कि स्वतः संज्ञान लेता है वो। तो ये एक तरीके की कौन सी शक्ति है? विवेकाधीन शक्ति है। जिसको ये विवेकाधीन शक्ति समझ में नहीं आता ना, तो फिर मतलब 142 पढ़ा और विवेकाधीन शब्द नहीं बताया तो समझ लो कि गड़बड़ है मामला। 136 में एसएलपी थी, वो भी विवेकाधीन थी। 136 में क्या थी? एसएलपी थी, वो भी क्या थी? विवेकाधीन थी। विवेकाधीन कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसे ही पूर्ण न्याय। सर पूर्ण न्याय तो बताओ कि पूर्ण न्याय होता क्या है? 142 बोल रहे हो, ये भी बोल दिया कि ये जो है क्या, एक विवेकाधीन शक्ति है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। होता क्या है देखो इसमें, विवेकाधीन शक्ति में, जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो हाईवेज वगैरह है ना, नेशनल हाईवेज, कौन से हाईवेज दिख रहा है? नेशनल हाईवेज। इन नेशनल हाईवेज में 500 मीटर पे, कितने मीटर में? 500 मीटर पे के जो हाईवेज है उसकी उस पे 500 मीटर अंदर जो है ये शराब के ठेके वेके होने चाहिए। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट को क्या था? अरे सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति 142, वो पूर्ण न्याय कराना चाहता है कि कंप्लीट जस्टिस हो। कोई गाड़ी चला रहा है मान लो, और इसके किसी ने जो है हाईवेज के इसके पास में रहेगा, नेशनल हाईवेज के, तो क्या हो सकता है? मतलब कोई ड्रिंक वगैरह हुआ, मान लो ज्यादा ड्रिंक कर ली तो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए पूर्ण न्याय के तहत ये डिसीजन दिया। अरे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि पूर्ण न्याय, नहीं तो समझ में नहीं आवे क्या है पूर्ण न्याय। कंप्लीट जस्टिस कर रहा हूं। क्या कर रहा है? कंप्लीट जस्टिस। विवेकाधीन शक्ति है। एसएलपी भी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। समझ में आ गया ये? आगे देखो, अनुच्छेद 143 पूछ लेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श देने की शक्ति है क्या? सुप्रीम कोर्ट परामर्शकारी शक्तियां रखता है? तो रखता है। आरएस में निर्वाचन आयोग की पूछ लिया कि परामर्शकारी शक्तियां रखता है? रखता है, पढ़ रखा है हमने। पढ़ने के बाद भी नहीं आता है तो वो अपनी खुद की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है। मेरे पे कलंक है अगर मान लो नहीं आए तो कि क्या पढ़ाया? 143(1) और 143(2), ठीक है। अब 143(1) में क्या होता है? दोनों ही देखो है क्या, एससी की परामर्शकारी शक्ति है। परामर्श किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे परामर्श? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है ना। तो 143 एक तो है ना जो संविधान के लागू होने के बाद के मैटर है, संविधान के बता रखा है ना, लागू होने के बाद के। और 143(2) ये सब लिखा हुआ है उसमें, संविधान के लागू होने से पूर्व के, संविधान के लागू होने से पूर्व के किसमें? 143(2) में, ठीक है। अब जो संविधान के लागू होने के बाद के प्रोविजन है ना, ध्यान से सुन लेना इस बात को। जो बाद के प्रोविजन है उसमें मान लो प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मर्जी पड़े तो देवे, सुप्रीम कोर्ट के मर्जी पड़े तो नहीं देवे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं है इसमें? सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और प्रेसिडेंट जी भी बाध्यकारी नहीं है। प्रेसिडेंट की भाई सलाह दी तो उस सलाह को क्या करें? मान्य। न तो राष्ट्रपति बाध्य है सलाह मानने के लिए, न सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने के लिए। लेकिन बात लेकिन पे फंसती है, दिख ही नहीं रहा है ये, दिख रहा। संविधान के क्या लागू होने के बाद के प्रोविजन के संदर्भ में ये लागू होने से पूर्व का कोई भी मुद्दा है, जैसे आईपीसी 1860 चल रहा था हमारे
इंडियन पिनल कोड, उसमें कोई सलाह मान गई, अब तो खैर चेंज हो गया है वो, उसका नाम जो है भारतीय रूप में कर दिया, भारतीय न्याय संहिता ऐसे। तो मान लो आईपीसी थी एग्जाम्पल के लिए, उसमें राष्ट्रपति जी ने कुछ मांगी सलाह, यानी संविधान के लागू होने से पूर्व के प्रोविजन में, ध्यान रख लेना सुप्रीम कोर्ट के बाद बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति जी जो है सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लागू होने के कौन से मैटर में, पूर्व के मैटर में, घुमा करके पटक देगा, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। तो सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन तो ये पूछता है परामर्शकारी शक्ति होती है या नहीं होती है, तो ये चीज पता रहनी चाहिए, नीचे वाली पता रहनी चाहिए। अब 145 अपने इसमें रहा है, कौन सा 145 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है 145 3 से, कहां पे गया? देखो अपन गणपूर्ति पढ़ के है तदर्थ न्यायाधीश में, किसमें? तदर्थ न्यायाधीश में। तदर्थ न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 127 की गणपूर्ति नहीं। उस टाइम मैंने बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है यार, कोई संविधान का मुद्दा है, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, यानी संविधान का कोई ऐसा भारी मुद्दा, जैसे 3 तलाक था तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी। अब उसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ। उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। अगर मतलब कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। कौन से अनुच्छेद से बनती है? अनुच्छेद 145 3 से। 5 सदस्य कौन से है? कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, है ना। तो ये अब तक की सबसे बड़ी, और ये क्या होगी, कोई संविधान का कोई मुद्दा होगा ना तो उसको सुलझाएगी, मतलब कि उस पर डिसीजन देगी, और सहमति से होता है इसमें, जिसका भी बहुमत होता है। जैसे मान लो 5 का है तो 3-2, किसका? 3-2 से जो है उसको करेंगे। हमेशा जनरली विषम संख्या में बनाते, मान लो 4 का बना दिया, 2-2 से दे दिया, दिक्कत नहीं हो जाएगी, फिर तो वापिस वो सुनवाइयां चलेगी। इसलिए जनरली जो है ये किस पे बनती है? विषम संख्याओं में बनती है। न्यूनतम जो बेंच होती है ना संवैधानिक, कम से कम 5 सदस्य तो उसमें होने ही चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है वो बनी है केशवानंद भारती केस में 1973 में। किसमें बनी? केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 का ये केस है, जिसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। किसका दिया? मूल ढांचे का। इसमें जो डिसीजन आया था वो 7-6 से आया था। 7 पक्ष में थे मूल ढांचे के, 6 विपक्ष में थे। तब हम जाके पढ़े हैं कि फिर किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो है वरिष्ठताएं लांगी थी, मतलब पहले, और कैसे फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस जो है हुए थे, और एक कोलेजियम सिस्टम आया था। कौन सा सिस्टम आया था? कोलेजियम सिस्टम जो है आया था। तो ये जो केशवानंद भारती केस है ये सबसे बड़ी बेंच थी। ऐसे एक गोलकनाथ का केस है, वो भी बहुत 1967 का, वो भी है। सज्जन सिंह का है 1965 का। वो थोड़े बहुत उस फैक्चुअल चीजें हैं वो देखेंगे हम, है ना। तो वो देखेंगे तो क्या मतलब कोई फैक्ट की क्लास में हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत एक एक लाइन बताने की रहती है अपने, तो कोई ऐसे तो है नहीं पूरे केस को समझना, है ना। और थोड़ा सा 9वीं अनुसूची का इश्यू है, कोई भी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, वो चीजें हैं। तो वो भी जो है हमको थोड़ी सी देखेंगे हम, है ना। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी क्लास थी, अब इसमें थोड़े केसेस वगैरह रहे हैं। केस को क्या रहे हैं? मान लो केसेस वगैरह, तो केसेस जो है आपको खुद को पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगा कोई ऑडियो डालने की, या टाइम मिलेगा तो जो है एक क्लास भी ले लूंगा। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें सुप्रीम कोर्ट की सारी हो चुकी है। थोड़ा बहुत जुडिशियल रिव्यू भाई भगवती ये जज वगैरह लेके आए थे, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा आप खुद देख लेना। 2-4 बातें हैं, कौन लाया था, कि कब लाया था, और क्या है उसका उद्देश्य। वैसे न्यायिक समीक्षा मैंने अच्छे से बताए रखा है ना। तो वो चीजें, जनहित याचिका का भगवती वगैरह, तो जनहित याचिका थोड़ा देख लेना, वो भी मैंने हल्का सा बता दिया, 2-2 3-3 लाइन उसमें पढ़नी है, ठीक है। बाकी अपने वो सिलेबस में डायरेक्ट इंटरलिंक नहीं है, ध्यान रख लेना, बट थोड़ा सा हमको क्या रहना चाहिए, नॉलेज उसका रहना चाहिए हमारा। इसी के साथ जो भाग 5 था मतलब कि संघ, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आयोग में जैसे केग है तो 148 से 51 है, वो आयोग में आता है, एक तरीके से आयोग के अंतर्गत उसको देखेंगे, ठीक है। अब अपनी केवल और केवल कितनी क्लास रही है? 1 क्लास रही है।
कोशिश करूंगा कि एक क्लास में हो जाए सारे के सारे आयोग, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, उसी के साथ अपनी जो है क्या हो जाएगी, पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। इस पॉलिटी की क्लासेस को मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट को जो है क्लियर करने की क्या की है, कोशिश की है, ताकि हमको इन फ्यूचर में एग्जाम देते टाइम कहीं भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आए और हम उस क्वेश्चन को चाहे एक पेज का ही क्यों ना हो, उसको अच्छे से क्या कर सकें, हिट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अच्छे से खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।